हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका टेट का एग्जामिनेशन है, टीजीटी आर्ट्स का और मेडिकल का, तो उनके लिए इसमें हेल्प होगी। तो आप वीडियो को फुल देख लें एक बार, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शैली का सिद्धांत का संबंध किससे है? कॉन्सेप्ट ऑफ style of life is associated with तो concept of life is associated with Adler। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एडलर। क्वेश्चन नंबर 2, समान अवयव शब्द का संबंध किससे है? द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो ये टर्म है, ये एसोसिएटेड है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से, अधिगम अंतरण से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? थ्योरी स्किनर ने, स्किनर के द्वारा दी गई है। इस कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इस थ्योरी को ऑल्सो आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, आरएस थ्योरी, क्योंकि इसमें पहले रिस्पॉन्स कम्स फर्स्ट, आफ्टर दैट स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। ओके, तो पहले रिस्पॉन्स होता है, फिर स्टिमुलस आता है। एक्सपेरिमेंट हुआ था चूहे पर और कबूतर पर। अब यहाँ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर? इमिटेशन लर्निंग जो है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट नहीं है इसकी प्रोसीजर का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुकरण अधिगम इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी जनरली रिलेट्स टू फॉलोइंग डोमेन। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो कॉग्निशन से भी संबंधित होता है, अफेक्टिव, बिहेवियरल डोमेन, ये तीनों डोमेन इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी डोमेन से रिलेट करता है साइकोलॉजी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टेट ऑफ साइकिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, एप्रीहेंशन एंड फिजियोलॉजिकल एराउजल इज कॉल्ड। एक मानसिक तनाव की दशा में जिसमें भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है, उसे कहते हैं एंग्जाइटी, यानी कि चिंता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें भय, संशय, शारीरिक उद्वेलन, फियर, एप्रीहेंशन, फिजियोलॉजिकल एराउजल होते हैं, इसमें एंग्जाइटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल फोर्सेस दैट कॉजेज ग्रुप मेंबर टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। दो शक्तियां जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रखने के लिए उत्तरदायी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संशक्ति कहते हैं, यानी कोहेंसिवनेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोहेंसिवनेस। क्वेश्चन नंबर 7, मास्लो के अनुसार मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा है। अकॉर्डिंग टू मास्लोज व्यू द हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर इज। देखिए, मास्लो की मैंने जो लास्ट वीडियो हमने साइकोलॉजी की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PYQ की, तो उसमें भी हमने मास्लो को डिटेल में डिस्कस किया था। मास्लो ने जो अपनी थ्योरी दी है हायरार्की ऑफ नीड्स, इसमें सबसे पहले ऐसे ट्रायंगल साइनों ने बताया है, जिसमें 5 स्टेजेस बताई हैं, सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा है हमसे हाईएस्ट मोटिव, शुरुआत होती है इसकी फिजियोलॉजिकल नीड से। पहली फिजियोलॉजिकल नीड होती है, दूसरी होती है सेफ्टी नीड, थर्ड होती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एंड फोर्थ होती है सेल्फ एस्टीम, एंड लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे लोएस्ट पे होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें खाना, पीना, रहना, शेल्टर आदि की बारे में सोचता है व्यक्ति, और सबसे लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर, तो हाईएस्ट मोटिव है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वयं वास्तविकरण सबसे हाईएस्ट पे होता है, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको ध्यान रखें, एटलीस्ट शुरू वाला और लास्ट वाला तो याद रखें। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है, यानी कि खाने पीने की जैसे के बारे में सोचता है व्यक्ति, लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। ये किसके स्ट्रक्चरल पार्ट है? अहम, इदम, पराहम किस संरचना के भाग हैं? दीज आर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पर्सनैलिटी के पार्ट हैं ये। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये थ्योरी किसकी है? ये फ्रॉइड की थ्योरी है, ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। सिगमंड फ्रॉइड याद रखें।
इड अनकॉन्शियस होता है, ईगो जो है ये पार्शियली कॉन्शियस होता है, और जो सुपर ईगो होता है ये टोटली कॉन्शियस होता है। जो इड है ये फॉलो करता है प्लेजर प्रिंसिपल को, यानी सुखवादी सिद्धांत को। ईगो फॉलो करता है रियलिटी को, और सुपर ईगो फॉलो करता है मोरालिटी। ओके, यूं समझे दो, जो इड है ये हमारे अंदर का शैतान है जो हमें बुरी कामों को करने के लिए प्रेरित करता है, हमारे छुपी हुई जो दमित इच्छाएं हैं उनको बाहर लाता है। और जो ईगो है ये बैलेंस करता है इड और सुपर ईगो में, ये बैलेंस बना के रखता है, ये वर्क करता है एज अ पुलिसमैन। और सुपर ईगो है ये काइंड ऑफ देवता है, भगवान टाइप है हमारे अंदर, जो मोरालिटी को सबसे ऊपर रखता है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट है अ जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इज रीडिंग। पढ़ने में कठिनाई की ओर संकेत करने वाला एक सामान्य परिभाषिक शब्द है। देखिए, अगर पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, तो होता है डिसलेक्सिया कहते हैं उसे। रीडिंग डिफिकल्टी होती है डिसलेक्सिया के दौरान। डिस्ग्राफिया रिलेट करता है राइटिंग डिफिकल्टी से, यानी कि राइटिंग अच्छी नहीं होती है बच्चे की, राइटिंग डिफिकल्टी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्फेजिया रिलेट करता है लैंग्वेज डिफिकल्टी में, इसमें बच्चा कम्युनिकेशन स्किल में पुअर होता है, बात करने में पुअर होता है, तो इसे कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मोटर स्किल, यानी जो आप सोच रहे हो उसको आप लिख नहीं पा रहे हो, को पता तो है माइंड में, लेकिन उसको आप मोटर स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे बच्चे को पता है कि लिसिस कैसे बांधने हैं, लेकिन उसको बांध नहीं पा रहा है वो करेक्टली, तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है जिसमें, इसके कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर्स या डिफ़िकल्टीज हैं बच्चे में होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोहलर एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी सॉज। जो कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर परीक्षण किया गया था वो प्रदर्शित करता है। देखिए, जो कोहलर का सिद्धांत है ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग या लर्निंग बाय इनसाइट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो चिंपैंजी पे कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम पूछ लेता है कि उसका नाम था सुल्तान। उस मॉन्की का नाम, या जो चिंपैंजी था उसका नाम था सुल्तान। इस थ्योरी को गैलस्टॉट भी कहते हैं, गैलस्टॉट। ओके, यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, गैलस्टॉट। ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 11, माइंड मैपिंग रेफर्स टू। माइंड मैपिंग किसको संदर्भित करता है? ड्राइंग द पिक्चर ऑफ द माइंड, रिसर्चिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ माइंड, टेक्निक टू एनहांस कॉम्प्रिहेंशन, अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। जो माइंड मैपिंग है ये रेफर करता है रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मन को कामकाज पर शोध करना माइंड मैपिंग दर्शाता है, संदर्भित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द potentialities of his children. Which of the following field is related to this objective? एक शिक्षक को अपने बच्चे की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो मीडिया मनोविज्ञान, बच्चा को समझना है, बच्चे की क्षमता को समझने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास रखने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार। एक तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया कि सामाजिक रचनावादी सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो जीन पैजे की है इनसे मिलती जुलती है, इनसे इंस्पिरेशनल है। तो यहाँ पूछा है कि एक शिक्षक जो वाइगोत्स्की की थ्योरी को दृढ़ता से विश्वास करता है उसकी थ्योरी में, तो वो शिक्षक अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा? तो लेव वाइगोत्स्की एक सोशलिस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सामाजिक रचनावादी थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो जो टीचर है वो छात्रों का आकलन करने के लिए, छात्रों की असेसमेंट के लिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स प्रेफर करेगा, सहयोगी परियोजनाएं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 is having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural backgrounds
enriches the learning experience for all students. This statement is विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे के कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने का अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। वो कई प्रकार के कल्चरल बैकग्राउंड से आएंगे, इकोनॉमिक से आएंगे, इकोनॉमिक अलग अलग इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड से बच्चे आएंगे, सोशली अलग एनवायरनमेंट से आएंगे, अलग पृष्ठभूमियाँ होंगी सभी की, तो सभी को एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। अगर एक जैसे ही सभी होंगे, सभी अमीर ही बच्चे होंगे या सभी गरीब ही होंगे या सभी एक ही रीजन के होंगे, तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो उनको ज़्यादा एक दूसरे से सीखने को नहीं मिलता। अगर जैसे पूरे भारत के बच्चे एक स्कूल में डाल दिए जाएँ तो सभी अलग अलग होंगे, तो उन वे एक दूसरों की हैबिट्स को, एक दूसरों की आदतों को, एक दूसरे के कल्चरल को अडॉप्ट कहीं ना कहीं करेंगे। तो ये सही है, इससे बच्चे सीखने के अनुभव उनके समृद्ध होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं करती, हालांकि किसी वयस्क या अपने सहपाठी मित्रों के मार्गदर्शन में वह ऐसा कर लेती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? अंकिता कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीर गाइडेंस, दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी, ये लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का ही पार्ट है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर हेल्प है जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग में आता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसका सी नहीं होगा, स्कैफोल्डिंग के ही अंतर्गत आता है ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्कैफोल्डिंग। ओके, इसको ध्यान रखें, स्कैफोल्डिंग। जो यहाँ पे एडल्ट है ये मोर नॉलेजेबल अदर है, MKO बोलते हैं इसको इस टर्म में। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ती है। लंच ब्रेक में भी हर्षिता अपना प्रोजेक्ट करती है। उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सीखने में आनंद आता है। वह एक क्या है? वह आंतरिक रूप से एक प्रेरित शिक्षार्थी है। वो इंटरनली जो है खुद मोटिवेटेड रहती है, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो काम करवाता है राजेश यहाँ पे एज अ टीचर है। ये अपने स्टूडेंट से खुद आंसर नहीं देता, उनसे उत्तर निकलवाता है, उनसे ग्रुप डिस्कशन करवाता है, समूह चर्चा करवाता है, सहयोगी शिक्षण अपनाता है। तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड है पर आधारित है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड ये काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है टीचिंग में। सक्रिय भागीदारी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। द वे वी परसीव आवर सेल्फ एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसेस एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड। हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? यहाँ खुद की बात हो रही है, इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है, आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिलिंग द ब्लैंक्स। विकास की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? विकास की शुरुआत प्रीनेटल स्टेज में हो जाती है, प्रसव पूर्व चरण में हो जाती है। जब बच्चा अभी गर्भ में ही होता है, पेट में होता है माँ के, उसी समय से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। उसके हैंड, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है, तो वो विकास की ही प्रक्रिया है। तो प्रीनेटल स्टेज से विकास शुरू हो जाता है और विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू जीन पैजेज चिल्ड्रन डेवलप अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स ड्यूरिंग। जीन पैजेज के अनुसार जो है बच्चा अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल कब, किस स्टेज में एक्वायर करता है? अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास कब, किस स्टेज में होता है? तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो लास्ट स्टेज है 11 वर्ष से आगे की एज तक, इसमें ये अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जीन पैजे की हमने ये स्टेजेस काफ़ी बार डिस्कस किया, जितनी भी बार क्वेश्चन आता है हम डिटेल में इसको करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है और आपको ये स्टेजेस आती हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, लीग से हटकर सोच का संबंध किससे है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जैसे क्रिएटिव बच्चे, क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब सारी सोच है ये, अब सारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग, लीक से हटकर सोचना, कुछ नया क्रिएट करना, अब सारी सोच है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग द यंग लर्नर्स। जो मोटिवेशन है ये पढ़ने में मदद करता है, रुचि पैदा करता है बच्चे में, युवाओं में। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगी तो आप जितनी भी कोशिश कर लें आप नहीं पढ़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हेल्प इन reducing the errors committed by them, this idea was given by। एक बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो आइडिया है ये E.L. थॉर्नडाइक का है। E.L. थॉर्नडाइक की है ट्रायल एंड एरर थ्योरी या ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी है इनकी। थॉर्नडाइक की बात भी हमने काफ़ी डिटेल में की है प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्हें फादर कहा जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी का, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है E.L. थॉर्नडाइक को। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे एंड रैट पे, चूहे और बिल्ली दोनों पे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने 3 प्राइमरी लॉज बताए हैं लर्निंग के, जिसमें सबसे पहले है लॉ ऑफ इफेक्ट एंड सेकेंड है लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडी भी होने चाहिए सीखने के लिए, ये 3 मैंडेटरी कंडीशन है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक तो इफेक्ट, रेडीनेस एंड एक्सरसाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनको याद रखें। 3 प्राइमरी लॉज हैं ये लर्निंग के अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 24, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, ये क्वेश्चन दूसरी बार आ गया, पहले थोड़ा इन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड पूछा था, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट पूछा है। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, इनसाइट थ्योरी दी है गैलस्टॉट थ्योरिस्ट ने, गैलस्टॉट सिद्धांतवादी ने, कोहलर मेन थे इनमें, कोहलर, कई बार गैलस्टॉट थ्योरिस्ट भी आ जाता है, गैलस्टॉट सिद्धांतवादी। ओके। पावलोव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे और 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। जीन पियाजे की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और वाइगोत्स्की की है, अभी हमने की वाइगोत्स्की की थ्योरी, इसकी की है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की की। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड बाय, सेंसरी मोटर स्टेज जो ये सबसे पहली स्टेज है, ये शुरू होती है बर्थ से 2 वर्ष तक। इसमें लॉजिकल फैशन का तो कोई काम नहीं है, बच्चा अभी छोटा होता है। एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड एनालाइज ऑप्शंस, कंसर्न अबाउट सोशल इशू बिल्कुल भी नहीं। इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक संक्रियाएं इसमें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सामाजिक मुद्दे में बच्चा भी जन्म लेने के बाद कहाँ से सामाजिक मुद्दे में घुसेगा बच्चा। तार्किकता भी नहीं होती, व्याख्या विश्लेषण करने की क्षमता भी नहीं होती। तो अगर आप एलिमिनेट भी करोगे तो 3 शुरू कैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपको 4th नहीं समझ आ रहा है तो एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शन को डायरेक्ट आंसर, सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स, निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। छात्रों को अच्छी शिक्षा का महत्व बताना, प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना, स्कूली जीवन में आरंभ से ही शिक्षक उद्देश्यों को बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग देना। देखो 4th तो ऐसे ही डिलीट हो गया, यह नंबर लेने के लिए की बातें तो यहाँ नहीं होती है। प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। रचनात्मकता को बढ़ावा तभी मिलेगा जब बच्चे उस टॉपिक के बारे में सोचकर, जब उसके बारे में क्वेश्चंस उनके माइंड में उभरने लगेंगे तो वो इस टॉपिक के बारे में सोचने लगेंगे, तो उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी आएगी। तो क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछने का जब अवसर मिलेगा तो उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, एक बालक किसी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यह कथन संबंधित है। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स बाय हिम इन द पास्ट सिमिलर सिचुएशन in the similar situation in the past. Related
दिस इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सादृश्य का नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल जिसके द्वारा दिया गया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज बीन गिवन बाय। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल दिया गया था एटकिंसन एंड शिफ्रिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एटकिंसन एंड शिफ्रिन। ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट या रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण किसका एक उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। व्यक्तिगत मूल्यांकन के पर्यवेक्षण की तकनीक है ये स्याही धब्बा परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, इंक ब्लॉट टेस्ट जो है। लास्ट क्वेश्चन है, कार्ल स्पीयरमैन गिवन बाय रेंडरिंग फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रतिपादन कार्ल स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। स्पीयरमैन ने, मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया है, स्पीयरमैन ने दिया है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी दी गई है स्पीयरमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर थ्योरीज की बात करें तो देखिए, टू फैक्टर थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन। सिंगल फैक्टर थ्योरी दी है, सिंगल फैक्टर थ्योरी दी है बिने ने, बिने, अल्फ्रेड बिने। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर के द्वारा दी गई है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस दी है गार्डनर। सिंगल फैक्टर थ्योरी बिने, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है थ्रस्टन ने, थ्रस्टन ने दी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जीके की वीडियो हमने शाम को अपलोड की थी, जिसमें जनरल स्टडीज़ के हमने क्वेश्चन डेप्थ में डिस्कस किए थे, आप उसको देख सकते हो। साइकोलॉजी की एक और वीडियो हमने डिस्कस की है, जेबीटी की हमने साइकोलॉजी की सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप उनको भी देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, सेम ही क्वेश्चन रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।